हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो इसमें मैं आपको हर आर्टिकल का समरी बताऊंगा और उसी के साथ कौन से पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो बताने की कोशिश करूंगा। हर आर्टिकल को हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, बस इसका एग्ज़ाम रेलेवेंसी देखेंगे। बाकी जो भी एस्पिरेंट हमारे क्लासरूम से जुड़ना चाहते हैं वो हमारे फाउंडेशनल कोर्स को परचेस कर सकते हैं। फाउंडेशनल कोर्सेज में हम आपको रेगुलर टेस्ट फॉर प्री एंड मेंस प्रोवाइड करेंगे। इसी के साथ आपकी जो भी स्टडी मटेरियल है वो भी कंप्रिहेंसिवली दिया जाएगा फॉर ऑल द जीएस पेपर इंक्लूडिंग 1 to 4 फॉर यूपीएससी एंड जीएस पेपर 5 फॉर एपीएससी। जो भी आपको गाइडेंस दिया जाएगा, जो भी क्लासेस होंगी वो एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा कराई जाएंगी जिनको एग्ज़ाम का मल्टीपल अटेम्प्ट का एक्सपीरियंस है, प्री हो, मेंस हो या फिर इंटरव्यू हो। ओके, इसी के साथ आपका इन हाउस लाइब्रेरी फैसिलिटी भी अवेलेबल है स्पेशली फॉर जो ऑफलाइन के स्टूडेंट रहेंगे। तो चलिए देखते हैं आज के पहले आर्टिकल का समरी। तो हेलो वर्ल्ड, इंडिया कॉलिंग। तो अभी इसमें जो आपके पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर अभी हम क्या कर रहे हैं, वर्ल्ड में जो आपका पाकिस्तान का जो इमेज है टेरर का, उसको हम लोगों को कन्वे करने के लिए भारत से डेलीगेशन का टीम डिफरेंट वर्ल्ड का डिफरेंट पार्ट्स को विजिट करने वाला है। तो इसमें आपका क्या कौन सी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी, तो इसमें देख सकते हैं सेंडिंग ऑल पार्टी डेलीगेशंस। तो ये सबसे अच्छी बात तो ये है कि जो डेलीगेशन जाएगा उसमें सिर्फ रूलिंग पार्टी के मेंबर नहीं रहेंगे, उसमें ऑल पार्टी डेलीगेशंस रहेगा। स्पीक टू नेशनल पॉलिटिकल यूनिटी, तो उसमें हम नेशनल पॉलिटिकल जो यूनिटी है हमारे देश का जो वाइब्रेंट कल्चर है जिसमें हम डिफरेंट कम्युनिटी, डिफरेंट कास्ट, मल्टीलिंगुअल पीपल हम यूनिटी के साथ रहते हैं और हर जो तबके के लोग हैं सभी का इंटरेस्ट हमारा देश प्रिजर्व करता है, फंडामेंटल जो राइट्स है उसको प्रोटेक्ट करता है। इसी के साथ आपका जो हमारे यूनिटी को तोड़ने के लिए पाकिस्तान का जो आपका टेरर या फिर जो प्रॉक्सी अटैक है या फिर पर्टिकुलरली किसी एक ग्रुप को टारगेट करने का जो उनका एजेंडा है उसको हम क्या करेंगे, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे दर्शाएंगे। और इससे क्या है, जो वर्ल्ड लेवल में एक एम्बिग्विटी रह सकती है। ओके, कि आपकी कि क्या प्रॉब्लम है बिटवीन दिस इंडिया एंड पाकिस्तान। ओके, या फिर इंडिया को लेके भी बहुत सारे देशों में एम्बिग्विटी रह सकती है, उनके देशों के जो देश के जो लोग हैं उनके बीच में एम्बिग्विटी रह सकती है इंडिया को लेके। तो उन चीज़ों को हम क्या करेंगे, आपके हमारा जो डेलीगेशन जाएगा वो ये सभी चीज़ें क्लियर करेगा डिफरेंट रीजन में। ओके, तो उसी के बारे में ये आर्टिकल आया है। तो इससे अभी क्या है, हमने सिर्फ क्या है आर्म स्ट्रैटेजी ही नहीं अपनाई है या फिर सिर्फ स्ट्रैटेजिक काउंटर ही नहीं किया है पाकिस्तान को, इसी के साथ हमने क्या किया है, एक डिप्लोमेटिक चैनल भी खोला है। ओके, तो इससे क्या है, एक अच्छा जो मैसेज है वो हम वर्ल्ड को देना चाहते हैं कि हम जो है पहले हम एग्रेसर नहीं है और हमने किसी भी पाकिस्तानी सिविलियंस को टारगेट नहीं किया है, ना ही पाकिस्तान का जो आर्म बेस है उसको अटैक किया है। हमारा जो फाइट है वो अगेंस्ट टेररिज्म है और किस तरह से पाकिस्तान जो है वो एसिमेट्रिक वारफेयर कर रहा है, आपके प्रॉक्सी वारफेयर छेड़ रहा है अगेंस्ट इंडिया, और कैसे इंडिया की जो आपकी इनक्रेडिबल कल्चर है, जो यूनिटी है इन डाइवर्सिटी, उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है बाय यूजिंग टेरर। तो पाकिस्तान का जो स्वरूप है वो हम दिखाना चाहते हैं बिफोर वर्ल्ड। तो अभी ये जो आर्टिकल है इसका इस्तेमाल कैसे हो सकता है एग्जाम में। ओके, तो इसमें एक चीज़ तो आप ये देख सकते हैं कि हम सिर्फ स्ट्रैटेजिक डॉक्ट्रिन ही नहीं अपना रहे हैं, मतलब आपका सिर्फ मिलिट्री अटैक करना, ओके, या फिर आपका सिर्फ हम शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। शक्ति के साथ हम क्या है, आपका जो वार्ता है, जो मैसेज है वो स्ट्रैटेजिक तरीके से, डिप्लोमेटिक तरीके से भी हम उसको प्रेरण कर रहे हैं डिफरेंट रीजन में। ओके, तो उसके बारे में ये चीज़ें इसमें कही गई है। और इसमें आप
एक और चीज़ जो सबसे अच्छा चीज़ है वो देख सकते हैं कि डिफरेंट पार्टीज़ के बीच में नेशनल लेवल पे कोहेरेंस देखा गया है। ओके, तो जब भी ऐसा देश में जब भी विपद आती है, आपद आती है, तो हम सब देश के ही संतान हैं, इस देश के ही हम नागरिक हैं। तो हम चाहे किसी भी आइडियोलॉजी से बिलोंग करें या फिर कोई भी इंसान किसी भी पार्टी से बिलोंग करे, तो ऐसी मुश्किल के घड़ी में हम सब एक साथ खड़े होते हैं और होना भी चाहिए। वही देश का क्या करता है, नींव को मजबूत करता है। तो ये जो आपका ऑल पार्टी डेलीगेशन है, ये इस चीज़ को दर्शा रहा है। तो ये सबसे अहम एक आप इसमें पॉइंट ले सकते हैं कि नेशनल कोहियरेंस देखा गया है, जो बहुत ज़रूरी है देश की यूनिटी को बरकरार रखने के लिए। नेक्स्ट आप हमारा डेमोक्रेसी कितना वाइब्रेंट है उसको भी देख सकते हैं कि कैसे हम प्लूरलिज्म को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। ओके, देन आपका जो पब्लिक ट्रस्ट है उसको भी हम जीत सकते हैं। अभी जब ऑल पार्टी डेलीगेशन जाएगा तो इससे हमारे देश की जो जनता है, इसका जो ट्रस्ट है वो डेमोक्रेसी के ऊपर और स्ट्रेंथन होता है कि हमारी देश की जो डिफरेंट पार्टी है वो एटलीस्ट क्या है, इन मुद्दों में तो आपकी इन मुद्दों को पॉलिटिसाइज नहीं करती है। नेशन जब आपके कोई सिचुएशन खराब होता है तो सब हम एक साथ खड़े होते हैं, आवाज़ उठाते हैं, तो उससे पब्लिक ट्रस्ट क्या होता है और स्ट्रांग होता है। और ये एक हमारा क्या है, इसमें एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दर्शाता है। ओके, टू प्रोटेक्ट सिटीजन और उनका जो कॉन्स्टिट्यूशनल एंड जो आपका एथिकल ड्यूटी है, डिफरेंट पार्टी का हो या फिर आपका पॉपुलेशन का हो, वो हम इसमें देख सकते हैं। तो ये जो ऑल पार्टी डेलीगेशन है इसको आप 2 पॉइंट से डिस्कस कर सकते हैं। ओके, एक तो आपका जो पाकिस्तान के अगेंस्ट जो हमने स्ट्रैटेजिक जो आपकी स्टेप ली, ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें हमने उनके टेरर टेरर जो कैंप है उसमें अटैक किया। सेकेंडली हमने क्या किया, उसके बाद हमने अपना अटैक को रोक दिया। ओके, हमने फर्दर एस्केलेट नहीं किया, क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि हमारा आर्टिकल 51 कहता है कि जो भी डिस्प्यूट है हम उसमें पीस चाहते हैं, जो भी डिस्प्यूट है उसको हम पीसफुली सॉल्व करना चाहते हैं, उसमें हम किसी देश का सोवरेनिटी सिक्योरिटी को वायलेट नहीं करना चाहते। हम गन या फिर हम अस्त्र तभी उठाते हैं जब हमें क्या होता है, हमारी सिक्योरिटी को एकदम स्टेक पे ला दिया जाता है। तो इसमें अभी जो ऑल पार्टी डेलीगेशन है इसमें आर्टिकल 51 को आप संजो के देख सकते हैं कि हम फिर से क्या कर रहे हैं, हम पाकिस्तान के ऊपर चाहे तो और भी कार्रवाई कर सकते थे, लेकिन हमने वैसा नहीं किया। एक समय के बाद हमने अपना जो ऑपरेशन है उसको हॉल्ट कर दिया। ओके, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, जो एक आपका डिप्लोमेटिक चैनल है उसको ओपन कर रहे हैं पाकिस्तान का खिलाफ जो एक नैरेटिव है। ओके, मतलब पाकिस्तान का जो आपका क्या कहा जा सकता है इसको, कि जो उनका एजेंडा है उसको हम, जो गलत एक एजेंडा है उसको हम वर्ल्ड के सामने पेश करना चाहते हैं। ओके, तो उस लिहाज से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है रेयर पीएसएलवी फेलियर इज अ सेटबैक बट इसरो विल बाउंस बैक। तो इसमें इस आर्टिकल में जो अभी 101 जो आपका अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट भेजा जाना था वो फेल्ड हो गया है। ओके, तो ऐसे बहुत रेयर इंसिडेंट्स है कि जो आपके पीएसएलवी जो लॉन्च व्हीकल है उसका फेलियर रेट आप देख सकते हैं बहुत कम है। तो लगभग कितने फेलियर देखे गए हैं अब तक, 4 फेलियर। तो पास्ट में जो फेलियर था, फर्स्ट फेलियर था 1993, देन 1997, 2017, देन 2025। तो इसका जो फेलियर रेट है बहुत कम है और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, वर्क हॉर्स ऑफ इसरो भी कहा जाता है। लेकिन जो GSLV मैक 3 है वो क्या है आपका, उसको नॉटी बॉय कहा जाता है क्योंकि उसका फेलियर रेट बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू PSLV। ओके, तो इसमें हमें एक सेटबैक देखने को मिला कि हम जो आपका अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट भेजने वाले थे वो आपके थर्ड स्टेज में जाके फेल हो गया। तो अभी क्या है, इससे आपकी प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है कि 101 जो सैटेलाइट था क्या था, अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट था। ओके, वो कौन से स्टेज में फेल हुआ, थर्ड स्टेज में फेल हुआ, कौन से लॉन्च व्हीकल से जा रहा था, PSLV से जा रहा था। ओके, ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेगी। मेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट रहेगा कि अभी ये जो आपका फेलियर हुआ इससे हमें क्या है, आप देख सकते हैं कि इसका क्या इम्प्लीकेशंस रह सकता है नेगेटिव। तो नेगेटिव इम्प्लीकेशन में पहला तो ये रहेगा कि हमारा जो रिलायबिलिटी है उसके ऊपर एक क्वेश्चन खड़ा हो सकता है। ओके, इंटरनेशनल जो कॉन्फिडेंस है वो हम कुछ हद तक लूज़ कर सकते हैं, पूरा लूज़ करेंगे ऐसा नहीं है, कुछ हद तक। ओके,
फिर इम्पैक्ट ऑन अंतरिक्ष एंड NSIL। तो अभी जो अंतरिक्ष है, तो अंतरिक्ष क्या करता है, ये कमर्शियल आपका आर्म है या फिर विंग है ऑफ इसरो, जो डिफरेंट नेशन के सैटेलाइट्स को लॉन्च करवाने में मदद करता है बाय इसरो। ओके, तो ये एक मार्केटिंग विंग आप कह सकते हैं। तो अभी क्या है, ये जो आपका हमारा स्पेस का इकोनॉमी है, उसमें थोड़ा सा नेगेटिव असर देखने को मिल सकता है। ओके, मिल सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है इन पॉइंट्स में। नेशनल सिक्योरिटी में भी एक सेटबैक हम देख सकते हैं अभी शॉर्ट टर्म में, कि आपका ये जो सैटेलाइट था, ये आपका अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट था, EOS 09 SR सैटेलाइट। तो अभी ये क्रिटिकल था फॉर ऑल वेदर डे नाइट इमेजिंग के लिए, बॉर्डर मॉनिटरिंग के लिए, काउंटर टेररिज्म के लिए, डिजास्टर रेस्पॉन्स के लिए। तो उसमें थोड़ी सी हमें क्या है, अभी हॉल्ट हो सकती है, दिक्कतें देखी जा सकती है, क्योंकि अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट से हम क्या कर सकते हैं, अच्छा ऑब्जर्वेशन करके जो भी प्रॉब्लम है उसको टाइम बाउंड तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं। तो उसमें अभी शॉर्ट टर्म के लिए ओके, क्योंकि भारत या फिर हमारा देश जो है वो फिर से इसको प्रयास करेगा। ओके, और इन फ्यूचर हम सफलता इसमें प्राप्त कर लेंगे। बाकी ये इसकी नेगेटिव है, लेकिन अभी इसमें पॉजिटिव क्या है कि हम इससे एक सीख ले सकते हैं कि जो भी टेक्निकल फेलियर है उसको हम चेक कर सकते हैं, क्योंकि फेलियर क्या है, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग है। ओके, और ये एंड नहीं है कि फेल होने से अभी इसरो का आप अगर हिस्ट्री देखें तो 1969 जब से इस्टेब्लिश हुआ, तब से हमने बहुत सारी फेलियर को फेस किया है, लेकिन उन फेलियर से ही उभरते हुए हमने आपका चंद्रयान 1 में सफलता प्राप्त की है, मंगलयान 1 में सफलता प्राप्त की है, फिर 2 में नो डाउट हम पार्शियली फेलियर रहे, 3 में फिर सफलता हासिल की है, फिर आपने आपके आदित्य L1 में सफलता हासिल की है। ओके, तो ऐसे बहुत सारी सफलताएं हैं, एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च करने का भी जो आपका अचीवमेंट है वो भी है। तो ये सभी हम देख सकते हैं, और जो फेलियर है वो क्या है, टेक्निकली कभी कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो उस हिसाब से अभी ये आर्टिकल क्या हो जाता है, प्रीलिम्स के लिए आपका किसको वर्क हॉर्स कहा जाता है, ओके, कितना अभी तक फेलियर देखा गया है, किसको नॉटी बॉय कहा जाता है, GSLV Mark 3, तो ये सभी पूछे जा सकते हैं। 101 जो मिशन था वो किसके ऊपर था, EOS के ऊपर था, अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट 09 को भेजा जाना था। ओके, तो ये सभी चीज़ें प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है, और ओवरऑल मेंस में क्वेश्चन बन सकता है हमारे कि इसरो की कौन सी आपकी अचीवमेंट्स, ओके, उपलब्धियां रही है, और क्या हमने फेलियर फेस किया है। ओके, तो वो चीज़ें पूछी जा सकती है, इन जनरल पूछा जाएगा, सीधा सीधा अभी EOS के के बारे में पूछा जाने का संभावनाएं कम है। नेक्स्ट है स्ट्राइव फॉर परफेक्शन। तो इसमें स्पेशली हमारे वर्क कल्चर के बारे में बात किया जा रहा है। तो अभी क्या होता है, अगर आप हमारा इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है या फिर जो ग्रोथ है वो अगर पास्ट से देखें, तो प्री कॉलोनियल समय पे इंडिया का जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ था वो नियरली 30% ऑफ ग्लोबल GDP था। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा है, तो 1/3 था ग्लोब का 18 सेंचुरी में। ओके, तो उस समय हम टेक्सटाइल हो, मेटलर्जी हो, फिर आपका आर्किटेक्चर हो, शिप बिल्डिंग हो, इनमें हम ने हमारी बहुत ज़्यादा उपलब्धियाँ रही है। फिर आप जो कितना प्रिसीजन इंडस्ट्री, आप जो आयरन पिलर ऑफ दिल्ली है, अभी तक वो क्या है, रस्ट फ्री है। तो इसमें देख सकते हैं कि हमारा जो इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी था उस समय पे, या फिर प्रोडक्शन का कैपेबिलिटी था, वो कितना अच्छा था। देन आप देख सकते हैं जो बनारसी साड़ी है, वो ये सभी चीज़ क्या है, वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा फेमस है टिल डेट। देन आप देख सकते हैं कि जो कॉलोनियल आपका डाउनग्रेड था, जो कॉलोनियल समय था उस समय पे जो आपका रप्चर हुआ था, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, रूरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, टैरिफ बहुत ज़्यादा लगा दी जाती थी इंडिया के गुड्स के एक्सपोर्ट में। तो इन सभी के वजह से क्या हुआ, हमारा जो इंडस्ट्रियल बेस था वो धीरे धीरे डी इंडस्ट्रियलाइज होने लगा, और इकोनॉमी क्या हुई, रूरल इकोनॉमी में तब्दील होने लगी। और सबसे ज़्यादा क्या हुआ, आपके एग्रीकल्चर के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस पड़ने लगा। ओके, तो इस अभी पोस्ट इंडिपेंडेंस में अगर हम देखें, तो आपका स्टेट लेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल देखा गया। ओके, जिसमें हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को ध्यान देते थे कि हम जितना हो सके इंपोर्ट कम करें और देश में ही चीज़ों को हम प्रोड्यूस करें। उसके लिए जो सेकंड 5 ईयर प्लान था उसमें आपका हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर ध्यान दिया गया था, क्योंकि हैवी इंडस्ट्री आपका स्टील हो, सीमेंट हो, ओके, इलेक्ट्रिसिटी हो, कोल हो, ये सभी चीज़ें जब प्रोड्यूस करेंगी बाकी इंडस्ट्रीज खुद ही डेवलप करेंगी। लेकिन क्या है, बिकॉज ऑफ डिफरेंट शॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम,
आपका क्या हुआ, जो हमारा नेहरूवियन मॉडल था वो बाय द टाइम ऑफ 1991 फेलियर की कगार पे आ गया। और 1991 के बाद हमने क्या किया, एलपीजी का पॉलिसी लिया। लेकिन एलपीजी का पॉलिसी लेने के बाद भी अभी भी हमारे देश में क्या है, आप इकोनॉमिक सर्ज तो हुआ, ग्रोथ बढ़ने लगा, लेकिन बहुत सारी अलग दिक्कतें जो है वो टेकल नहीं की जा सकी है अब तक। जैसे 15.67% जो यूथ है वो अभी भी अनएम्प्लॉयड है। लगभग आपके 10 करोड़, ओके, 10 करोड़ लोग जो है एजुकेशन में नहीं है, एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, या फिर कोई ट्रेनिंग भी नहीं ले रहे हैं। लगभग आपका जो 600 मिलियन प्लस यूथ है, उनका जो मैसिव पोटेंशियल है वो वेस्ट होते जा रहा है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम। ओके, जो रोट लर्निंग में ज़्यादा ध्यान देता है, इसीलिए एनईपी को लाया गया है। इसी के साथ जो स्किल का आपका डेवलपमेंट है वो नहीं हुआ है। तो इस सभी के वजह से क्या है, हम अपना यूथ का पोटेंशियलिटी, इकोनॉमी की पोटेंशियलिटी को खो रहे हैं। फिर वोकेशनल जो ट्रेनिंग है वो बहुत कम है। एटीट्यूड जो है वर्क को लेके वो बहुत कम है। लैक ऑफ प्राइड है वर्क को लेके। शॉर्टकट कल्चर को अपनाया जाता है। ओके, वर्क जो एरिया है उसमें डिसिप्लिन नहीं है। ओके, सेफ्टी नेग्लिजेंस, केओटिक एनवायरनमेंट। फिर जो क्वालिटी है वो भी एश्योर नहीं किया जाता है। ओके, फिर जो पब्लिक बिहेवियर है वो भी आप देख सकते हैं वो सही नहीं है, जैसे तोड़ फोड़ मचाना कुछ हुआ तो। ओके, ट्रैफिक में इनडिसिप्लिन देखना। ओके, इधर उधर लिटर करना। तो ये सभी चीज़ें क्या करती है, हमारे वर्क कल्चर को ख़राब करती है। तो अभी वर्क कल्चर के ऊपर क्या है, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है जीएस पेपर 4 एथिक्स में, तो उसमें ये सभी चीज़ें पूछी जा सकती है। ओके, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, सन इज सेटिंग ऑन टाइज विथ अंकारा। तो अंकारा कैपिटल है टर्की का। तो टर्की के साथ जो हमारा रिलेशन है वो अगर हम देखें पोस्ट इंडिपेंडेंस, तो तब से ही अच्छा नहीं है। ओके, और 1990s के बाद रिलेशन कुछ न्यूट्रल हुआ था अप टू 2003। लेकिन 2003 के बाद जब जो एर्डोगन है, टर्की के हाल के फिलहाल के जो राष्ट्रपति, उनके प्रो पाकिस्तानी स्टैंस की वजह से, ओके, अनजस्टिफाइड स्टैंस है ये। ओके, कि उनके टेररिज्म को सपोर्ट करना, उनका जो उनको फंडिंग करना, उनको आपका मिलिट्री इक्विपमेंट्स देना अगेंस्ट इंडियाज़ इंटरेस्ट, तो ये सभी चीज़ें क्या कर रहा है, रिलेशन ख़राब कर रहा है। तो मैंने इसके ऊपर इंडिया टर्की के रिलेशन के ऊपर कल डिटेल में डिस्कस किया था, तो उसमें एक बार आप इसको देख लीजिएगा। तो अभी इंडिया टर्की का रिलेशन क्या है, इस बार पूछा जा सकता है, थोड़ी बहुत संभावनाएं रहेंगी। ओके, नेक्स्ट है आपका साइबर फ्रॉड को लेके, स्पेशली साइबर फ्रॉड या फिर आपका साइबर क्राइम को इन विच सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर। तो सिक्योरिंग इंडियाज फाइनेंशियल सेक्टर आज के समय पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है बिकॉज ऑफ सर्ज ऑफ आपका मॉडर्न टेक्नोलॉजीज। ओके, जिसकी वजह से क्या हो रहा है आपके, अभी आप देख सकते हैं कि डिजिटल इंडिया की वजह से, ओके, डिजिटल इंडिया मिशन की वजह से लोग क्या कर रहे हैं, डिजिटली शिफ्ट कर रहे हैं। आपके बैंक अकाउंट को आधार से, मोबाइल से लिंक करना। ओके, देन आपका जैसे जो ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम से लिंक करना, या फिर आपके इन्वेस्टमेंट के लिए ग्रो जैसे ऐप का इस्तेमाल करना, एंजल वन जैसे ऐप का इस्तेमाल करना। तो ऑलमोस्ट हम क्या कर रहे हैं, डिजिटाइज हो रहे हैं फाइनेंशियल सेक्टर में। वो चाहे बैंक अकाउंट भी खोलना हो, या फिर पैसे ट्रांसफ़र करना हो, या फिर कोई पेमेंट करना हो, लॉट ऑफ थिंग्स हम कर सकते हैं, इंश्योरेंस परचेस करना हो। ओके, तो उससे अभी क्या है, जो साइबर वल्नरेबिलिटी है वो भी बढ़ जाती है। तो इसीलिए इस आर्टिकल में कहा गया है कि आरबीआई जो आपका क्या है, बैंक रेगुलेटर है, देन सेबी जो आपका क्या है, शेयर मार्केट रेगुलेटर है, फिर जो आपका इंश्योरेंस रेगुलेटर है। तो इन सभी जो रेगुलेटर्स है, इनको क्या करना है, आपका रोबस्ट पॉलिसीज लेनी है, ताकि जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, और जो लोगों का हार्ड अर्न मनी है उसको सेव करके रखा जा सके, सेफली रखा जा सके। तो इसीलिए क्या है, इसमें डिफरेंट तरह की आपकी सुझाव दी गई है। जैसे सर्ट इन का आपका फॉर्मेशन हुआ, लेकिन फिर भी क्या है, सर्ट इन लैक करता है रियल टाइम ऑटोमेटेड थ्रेट इंटेलिजेंस शेयरिंग को। तो इन सभी चीज़ों में हमें क्या करनी है, सफलता प्राप्त करनी है। फिर आपका साइबर स्वच्छता केंद्र बनाया गया है। ओके, ताकि जो मोबाइल में या फिर जो भी चीज़ें मेल फंक्शन होती है उसको ठीक किया जा सके। ओके, फिर आपका एस्टैब्लिश अ नेशनल फाइनेंशियल साइबर डिफेंस ग्रिड।
ऑन पीपीपी मॉडल। तो ये हम वे फॉरवर्ड में लिख सकते हैं कि एक नेशनल फाइनेंशियल साइबर डिफेंस ग्रिड हम बना सकते हैं। फिर जो डेटा है उसको हम शेयर कर सकते हैं डिफरेंट जो आपकी रेगुलेटरी एजेंसी है उनके साथ, जैसे आरबीआई हो, सेबी हो। ओके, फिर जो आपका सर्ट-इन है, कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम, जो साइबर सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रंट लाइन में काम करती है, तो उसको आरबीआई, सेबी, एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तो इन सभी के साथ क्या करना है, कोलैबोरेटिव तरीके से काम करना है। ओके, तो हम अभी मॉडल का इंस्पिरेशन ले सकते हैं यूके से। ओके, फिर आपका यूएस से। तो इन देशों में आप देख सकते हैं कि इन सभी चीज़ों का क्राइम क्या है, बहुत कम है, जो फाइनेंशियल फ्रॉड है बहुत कम है। और इंडिया में क्या है, वन ऑफ द टॉप 10 नेशन के अंदर आता है। तो इसीलिए इन फ्यूचर क्वेश्चन बनने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहेगी। ओके, और अभी प्रीलिम्स में भी कुछ क्वेश्चन पूछी जा सकती है, सर्ट इन का फॉर्मेशन हुआ था। ओके, सर्ट इन का क्या ऑब्जेक्टिव है या फिर क्या मैंडेट है, इसको डार्क वेब क्या है। ओके, तो डार्क वेब क्या है, एनक्रिप्टेड ऑनलाइन नेटवर्क है, ऑफन यूज फॉर इलीगल एक्टिविटीज़। तो डार्क वेब के ज़रिए जब आपके क्या किया जाता है ऑनलाइन फ्रॉड, तो उसको डिटेक्ट करने में मुश्किलें आ जाती है। फिर रैंसमवेयर क्या है, ये एक मेलवेयर है जो डिमांड करता है पेमेंट फॉर डाटा डिक्रिप्शन। ओके, कि रैंसम मांगा जाता है, फिरौती मांगी जाती है। तो साइबर हाइजीन क्या रेफ़र करता है, तो ये सभी चीज़ें प्रीलिम्स में पूछी जा सकती हैं। ओके, और हम मेंस में इन कीवर्ड्स का इस्तेमाल करके जब आंसर लिखेंगे तो आंसर का जो वेटेज है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है व्हाई ताइवान शुड मैटर टू इंडिया। तो ताइवान क्यों मैटर करना चाहिए इंडिया के लिए। तो अभी ताइवान क्या है, ताइवान को आपका चाइना अपना टेरिटोरी बताते आया है, और वन चाइना पॉलिसी के तहत ताइवान किसका पार्ट है, चाइना का पार्ट है। ओके, तो अभी जब आपका क्या है, जिस समय 1949 से पहले चाइना में आपका कॉलोनियल पावर के अगेंस्ट फाइट चल रहा था, तो उस समय क्या है, एक तरफ थी आपकी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना थी उस समय अंडर माओ जेडंग, और उस समय जो डेमोक्रेटिक पार्टी था चाइना का। तो इन दोनों के बीच में जब देश आपका चाइना जब आज़ाद हुआ तो क्लैश हो गया। तो क्लैश होने के बाद अभी क्या है, मेनलैंड चाइना में तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने अपना कब्जा जमा लिया, अपना रूल स्टार्ट कर दिया। ओके, आफ्टर इंडिपेंडेंस। लेकिन जो आपकी वहाँ की पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना थी, ओके, आपकी वो क्या, उस उन्होंने क्या किया, आपकी जो पार्टी थी, नॉट पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीआरसी तो अभी है ही। ओके, तो जो डेमोक्रेटिक पार्टी थी वो आपके ताइवान में शिफ्ट हो गई, ताइवान रीजन में, और उधर से उन्होंने क्या किया, डेमोक्रेटिक मॉडल में अपना गवर्नेंस चलाया, लेकिन चाइना ने इसको नहीं माना। ओके, और इसको नहीं मानने की वजह से क्या है, चाइना अभी ताइवान को क्लेम करते रहता है कि ताइवान आपका चाइना का ही एक अभिन्न इंटीग्रल पार्ट है। तो अभी क्या है, चाइना कंटिन्यूअसली ये असर्ट कर रहा है, और ये भी आशंका जताई जा रही है कि हो सकता है बाई 2027 चाइना मिलिटरीली ताइवान को सीज कर सकता है। तो इससे हमारा इंटरेस्ट कहाँ आपका स्टेक पे आता है। तो अभी चाइना, सॉरी, जो ताइवान है उसमें क्या है, ये वर्ल्ड का 90% एडवांस चिप मैन्युफैक्चरर है, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर है। तो इन सभी जो सेमीकंडक्टर है, चिप है, ये सभी चीज़ें क्या है, आज के मॉडर्न इक्विपमेंट्स के लिए, मॉडर्न मॉडर्न गैजेट्स के लिए या फिर मॉडर्न इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर ताइवान को चाइना कैप्चर करता है तो इससे क्या है, आपके जो सप्लाई चेन है उसमें एक टेंशन आ सकती है। और प्लस ये क्या है, ताइवान की जो आपकी इंडिपेंडेंस है, सोवरेनिटी है, उसको भी चैलेंज कर सकता है। ओके, तो ये सभी मुद्दों से ये आर्टिकल देखना ज़रूरी है। बाकी मुझे नहीं लगता है कि सीधा सीधा इसका कोई क्वेश्चन वैसे बन सकता है मेंस में। ओके, कहीं पासिंग रेफरेंस में आप इन चीज़ों को ओवरऑल मेंशन कर सकते हैं कि डिफरेंट वर्ल्ड के डिफरेंट रीजन में, ओके, डिफरेंट जो आपकी ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन है वो आपकी ऑटोनॉमी को डिमांड कर रही है, लेकिन जो लार्जर ग्रुप है वो ऑटोनॉमी देना नहीं चाह रहा है। तो इसको लेके क्या आपका व्यू है, कमेंट है, वो पूछा जा सकता है। ओके, और अगर डायरेक्ट भी पूछा जाता है तो भी आप इसको लिख सकेंगे। बाकी चाइना को कौन प्रोटेक्शन देते आ रहा है, या फिर चाइना, सॉरी, ताइवान को कौन प्रोटेक्शन देते आ रहा है, या फिर ताइवान में सबसे ज़्यादा कौन आपका इन्वेस्ट करता है, इट इज़ यूएसए। जो मिलिट्री है ताइवान की, या फिर जो मिलिट्री जो इंपोर्ट है ताइवान का, वो सबसे ज़्यादा 100% यूएसए से आता है।
नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है नॉर्थ ईस्ट कोलकाता रूट वाया म्यांमार नॉट बांग्लादेश। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो मोहम्मद यूनुस है, उनकी जो भी डिसरप्टिव पॉलिसी है टुवर्ड्स इंडिया, उसके वजह से अभी क्या है, हम जो रूट्स हैं, ट्रेड रूट है, वो हम कैसे चैनलाइज कर सकते हैं, बाईपास कर सकते हैं बांग्लादेश को। तो उसके लिए सबसे अच्छा जो ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है वो है कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट। तो मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट मतलब क्या, जिसमें आपका पोर्ट भी होना, मतलब वाटरवे भी होना, रोडवे भी होना। तो ये जो आपका कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट है, ये क्या करेगा, कोलकाता से आपका जो आपके पोर्ट है, कोलकाता पोर्ट या फिर हल्दिया पोर्ट, उससे होते हुए आपके सितवे को कनेक्ट करेगा। फिर सितवे से क्या है, ये पोर्ट है म्यांमार में, इससे कनेक्ट करते हुए फर्दर ये रोडवे के जरिए कहाँ एंटर कर सकता है, आपके मिजोरम एंटर कर सकता है। फिर मिजोरम के बाद सिलचर, सिलचर मीन्स बोराक वैली रीजन ऑफ असम। देन फिर ये शिलोंग जाके पूरे नॉर्थ ईस्ट को ही एक कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकता है। तो अभी जैसे बांग्लादेश ने जो इंडिया की सोवरेनिटी है उसको ही चैलेंज कर दिया है कि हम, हमारा ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है ये लैंडलॉक है। तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन कैसे लैंडलॉक हो सकता है, ये इंडिया का पार्ट है, और हम जो आपका नॉर्थ ईस्ट है उससे हम कोलकाता के ज़रिए कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो इसीलिए अभी क्या है, बांग्लादेश को इसका एक करारा जवाब देना ज़रूरी है। और उसका जवाब हम कैसे दे सकते हैं, जो म्यांमार के साथ जो कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट है, इसमें फर्दर इसमें जो भी डेवलपमेंट करनी है रोडवेज की, उसको डेवलप करके। तो इसीलिए हाल ही में मैं थोड़ा मिस कर रहा हूँ कि 4 लेन या 6 लेन रोड को डेवलप किया जाना है मेघालय शिलोंग से होते हुए। फिर सिलचर कनेक्ट करके ये कनेक्ट करेगा आपका आइजॉल जो कैपिटल है मिजोरम का, फर्दर ये कनेक्ट करेगा टू सितवे। तो इससे क्या है, हम नॉर्थ ईस्ट को पूरा कनेक्ट कर सकते हैं। और ये जो एक आपका सिलीगुड़ी जो कॉरिडोर है जो नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करता है, तो इसको चिकन नेक कॉरिडोर भी कहा जाता है। तो इस कॉरिडोर की वजह से क्या होता है, कनेक्टिविटी अच्छी नहीं हो पाती है क्योंकि इसका जो ब्रेथ है वो बहुत कम है। ओके, तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं, ऐसे नहीं तो ऐसे तो कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो इसका एडवांटेज हमें रहेगा। ओके, तो ये चीज़ें हम अभी एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है, स्पेशली एपीएससी में, और एज वेल एज यूपीएससी में भी पूछा जा सकता है मेंस में। बाकी ये पोर्ट कहाँ है, कालाधन रिवर कहाँ है, ओके, ये जो डिफरेंट आपके रीजन दिखाई गई है, ये आपकी पूछी जा सकती है एग्ज़ाम में, तो इसको ध्यान से देखिएगा। ओके, बाकी जो आपका कालाधन मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट है, इसमें डिफरेंट रीजन में जो आपका पोर्ट रोड डेवलप करना है, उसमें से ये 2 रीजन में डेवलप आप देख सकते हैं। बाकी इसमें इनकम्प्लीट है, लास्ट 50 किलोमीटर पेंडिंग है, तो इसको डेवलप किया जाना है। तो ये क्या है, एक हाईवे है। ओके, तो ये आपके पलातुआ और जोरिनपुई के बीच बनना है। तो इसका 50% लगभग बना है, बाकी 50% बनना बाकी है। तो हम क्या कर सकते हैं, बांग्लादेश को बाईपास कर सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल, कॉपीराइट कॉपीराइट्स ट्रिस्ट विथ जनरेटिव एआई। तो अभी इसमें क्या बात कही जा रही है कि किस तरह से एआई की वजह से, ओके, जो कॉपीराइट है वो वायलेट हो रहा है। तो अभी कॉपीराइट क्या है, ये आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। तो कोई भी इंसान जो अपनी क्रिएटिविटी से कुछ लिखता है, कुछ चीज़ों को क्रिएट करता है, स्पेशली कोई बुक हो गया, कोई नॉवल हो गया, ओके, तो उसको अभी आपका एआई की वजह से क्या हो रहा है, उसका कॉपी हो रहा है, इजीली कॉपी किया जा सकता है। ओके, और कॉपी करके उसको फिर से प्रोड्यूस भी किया जा सकता है। तो अभी अगर एआई के ज़रिए किसी एक चीज़ को या फिर कहीं किसी बुक से कोई इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट हुआ है, तो अगर वो नॉलेज पर्पस से हुआ है, कोई इकोनॉमिक पर्पस नहीं है, तब तो सही है। लेकिन अगर उसको फिर से आपका रीप्रिंट किया जाता है, रीपब्लिश किया जाता है कोई अपने नाम लगा के, तो ये क्या होता है, कॉपीराइट को वायलेट करता है। वैसे भी क्या है, जो पढ़ने लिखने लोगों की संख्या है, किताब पढ़ने लिखने वालों की संख्या दिन ब दिन क्या है, कम होती जा रही है बिकॉज ऑफ सर्च ऑफ एआई। तो ये एक एआई का सबसे क्या है नेगेटिव पॉइंट भी आप देख सकते हैं लिटरेचर के ऊपर, कॉपीराइट के ऊपर। तो उसी के ऊपर ये आर्टिकल बात करता है। तो इन फ्यूचर क्या है, आपका एआई का क्या नेगेटिविटी है, तो उसमें आप कॉपीराइट को एक नेगेटिविटी में लिख सकते हैं। ओके, बाकी जैसे हमने देखा ना कि जैसे डीप फेक वीडियोस बनाना, ओके, या फिर मॉर्फिंग करना, तो उसी के साथ क्या है, आपका जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है उसको भी एआई वायलेट करता है। तो जो घिबिली आर्ट है,
ओके, जिसका अभी बहुत ज़्यादा सर्च हुआ था। तो ये भी क्या है, एक शॉर्ट ऑफ कॉपीराइट का वायलेशन ही आप इसमें देख सकते हैं कि जो कुछ हायो मियाजाकी साहब है जापान के, तो उनका जो आर्ट वर्क है उसी को रेप्लिकेट कर दिया गया है। तो इसमें आप क्या देख सकते हैं कि किसी एक जो आर्टिस्ट है उसका इसमें कॉपी है। ओके, तो ये कितना लीगल है इलीगल है ये बात की बात है, लेकिन इसमें आप ये देख सकते हैं कि जो क्रिएटिविटी है वो ख़त्म होती जा रही है। अगर ऐसे कोई कॉपी कर लेगा तो लोग क्यों अपना जो क्रिएटिविटी है उसको लगाएंगे। ओके, तो ये एक मुद्दा है जो प्रीलिम्स में या फिर मेंस में पूछा जा सकता है। बाकी कॉपीराइट्स के लिए इंडिया में डिफरेंट तरह के जो एक्ट है वो आप देख सकते हैं, जैसे कॉपीराइट एक्ट ऑफ 1957 है। ओके, फिर आपके और भी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग है। ओके, और डिफरेंट सॉर्ट ऑफ जो टैग है वो आपको कैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हो या फिर ज्योग्राफिकल जो राइट्स हो उसको कैसे प्रोटेक्ट करता है, जैसे ट्रेडमार्क एक्ट हो, ये सभी चीज़ें आप देख सकते हैं। ओके, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है, कैन न्यू सेलेडोनिया गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम फ्रांस। तो अभी न्यू सेलेडोनिया कहाँ है, ये आपके पैसिफिक आइलैंड में है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में देखें तो न्यू सेलेडोनिया आपको आइलैंड देखने को मिलेगा। तो ये न्यू सेलेडोनिया आइलैंड जो है ये एक ओवरसीज टेरिटोरी है, किसकी, फ्रांस की। तो ये जो डिफरेंट डेवलप नेशन है, तो इन्होंने बहुत पहले ही क्या किया है, डिफरेंट टेरिटोरी को एक्वायर किया है फॉर मिलिट्री पर्पस, ताकि मिलिट्री बेस बना सके, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हो, ताकि ये लोग क्या कर सके, फाइट कर सके। तो अभी इससे क्या है, न्यू सेलेडोनिया, अभी क्या पूछा जा सकता है इसमें, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि न्यू सेलेडोनिया कौन से रीजन में है। फिर और दूसरे स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है कि न्यू सेलेडोनिया किसकी ओवरसी टेरिटोरी है। ओके, फिर ये भी पूछा जा सकता है न्यू सेलेडोनिया का जो इंडिजिनियस पॉपुलेशन है उसका नाम है कनाक। ओके, कनाक पॉपुलेशन। तो ये कनाक पॉपुलेशन कहाँ की है, कहाँ की इंडिजिनियस पॉपुलेशन है, ये पूछी जा सकती है। ओके, और ये जो कैल्डोची पॉपुलेशन है ये यूरोपियन सेटलर्स है कैलेडोनिया में। ओके, न्यू कैलेडोनिया का है या फिर सैलेडोनिया का है, जैसे अच्छा लगता है आपको। ओके, तो इसमें अभी क्या है, जो आपके कनक पॉपुलेशन है वो एडवोकेट कर रही है फॉर इंडिपेंडेंस, कि हमें फ्रांस से इंडिपेंडेंस चाहिए, हम अपना खुद का सेल्फ रूल चाहते हैं, ऑटोनॉमी चाहते हैं इस रीजन में। तो अभी इसके ऑटोनॉमी के लिए क्या है, आपकी डिफरेंट तरह की आपकी पहले ही डील की गई है। ओके, तो इसमें एक है नोमिया अकॉर्ड एंड देन दी मिटी मेटी गेनॉन एग्रीमेंट। ओके, तो इसके तहत क्या किया गया है, आपके 3 रेफरेंडम कराए गए हैं 18, 20 और 21 में। तो इसमें इन तीनों ही जो रेफरेंडम कराए गए हैं इसमें आपके जो कंप्लीट इंडिपेंडेंस है या फिर फुल सोवरेनिटी को इसमें नकारा गया है। ऑल 3 रेफरेंडम हैव सो फार रिजेक्टेड इंडिपेंडेंस, कि हमें फ्रांस के अंडर ही रहना है। लेकिन इसमें एक चिंता जताई गई है कि ये जो लास्ट का रेफरेंडम है, रेफरेंडम मतलब पीपल्स वोट ऑन अ पर्टिकुलर मैटर, कि क्या उनका ओपिनियन है। तो ये 2021 का जो रेफरेंडम है इसमें जो आपका कनक जो लोकल पॉपुलेशन है, उसकी इंडिजिनियस पॉपुलेशन है, उन्होंने इसको बॉयकॉट किया था। तो इसीलिए इसका जो लेजिटिमेसी है वो तो रिजेक्ट हो जाता है। तो इसीलिए क्या है, इन फ्यूचर देखना होगा कि क्या होता है, लेकिन हमें इन सब मुद्दों में मतलब नहीं देखना है ज़्यादा कि इन फ्यूचर क्या होगा, जब होगा तब हम देखेंगे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। बाकी अभी हमें क्या देखना है, आपका न्यू सैलेडोनिया कहाँ है, कौन से आइलैंड, कौन से ओशन में है, देन जो उसका इंडिजिनियस पॉपुलेशन है वो क्या है। ओके, यूरोपियन सेटलर्स को क्या कहा जाता है, फिर आपका जो नोमिया अकॉर्ड है वो किससे रिलेटेड है, ये सभी चीज़ें क्या है एग्जाम में स्टेटमेंट फॉर्म में आ सकती है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है, इंडिया टू अपराइज FATF ऑफ लेटेस्ट, जस्ट अ मिनट। ओके, इंडिया टू अप्राइज FATF ऑफ लेटेस्ट एविडेंस ऑन टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर इन पाकिस्तान। तो अभी ध्यान रखिएगा, FATF क्या है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो इसको जो G7 नेशन है उन्होंने 1989 में ये जो सिस्टम है या ये जो आपका मैकेनिज्म है इसको लाया था, कि इसके तहत क्या करना है, जो टेरर फाइनेंसिंग वाली नेशन है, जो टेरर को फाइनेंस करती है, टेररिज्म को बढ़ावा देती है अपने देश के अंदर, उनको आपका ब्लैक लिस्ट करना है।
ताकि उनके साथ कोई भी देश जो है वो रिलेशन ना रखे। तो इसमें अभी क्या है, इसका जैसे ग्रे लिस्ट हो गया, फिर ब्लैक लिस्ट हो गया। तो ब्लैक लिस्ट होने से पहले क्या होता है, ग्रे लिस्ट होता है, वो वार्निंग दी जाती है उसको। ओके। और जब ग्रे लिस्ट में आ जाता है तो उस देश को डिफरेंट जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उससे पैसे नहीं मिलते हैं, क्योंकि उससे जो पैसे मिलेंगे, क्या पता वो टेरर फंडिंग करे, ओके, मनी लॉन्ड्रिंग करे। तो इसीलिए क्या है आपकी, इसमें क्या की गई है कि अभी पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था 2022 तक, उसके बाद ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया, और अभी हमारे पास फिर एक मौका है कि हम पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में फिर से ला सकते हैं, बाई शोइंग दिस एविडेंस कि हमने जिस 9 जगह में प्रिसीजन टारगेटिंग की थी वो कोई सिविलियन जगह नहीं थी, वो टेरर का बेस कैंप था। तो इस चीज़ों को हम एफएटीएफ के पास दिखा के पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट और ग्रेजुअली उसको ब्लैक लिस्ट भी करवा सकते हैं। और ब्लैक लिस्ट कर दिया तो पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन लग जाएगा, डिफरेंट नेशन जो है वो सीधा सीधी ट्रेड नहीं करेगी पाकिस्तान से। तो उससे क्या है, पाकिस्तान को एक सबक मिलेगा। तो इसमें अभी ध्यान रखिएगा कि आपका एफएटीएफ का हेडक्वार्टर जो है कहाँ है, पेरिस फ्रांस में है। कब ये आइडिया आया था, 1989 में आया था। किसके तहत, G7 के तहत। इसका काम क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग के अगेंस्ट फाइट करना, जो टेरर टेरर फंडिंग करता है, और जो नेशन सीधा सीधा टेरर फंडिंग करती है उन देशों को ग्रे लिस्ट कराना, ब्लैक लिस्ट कराना। ओके। तो और इंडिया ने इसमें कब ज्वाइन किया, एफएटीएफ में 2010 में ज्वाइन किया। तो ये सभी चीज़ें पूछी जा सकती है। तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।